हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ओवरऑल बायोलॉजी जो है 28 से 30 मार्क्स का आता है, और उसमें भी ये लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो लगभग लगभग 10 नंबर का इस चैप्टर से तो आता ही आता है। तो ये चैप्टर मैंने इसलिए डिसाइड किया कि सबसे पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस, और अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो लाइफ प्रोसेस जैसा है, तो लाइफ प्रोसेस में क्या आएगा, लाइफ प्रोसेस होती क्या है, लाइफ प्रोसेस पहले समझते हैं। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन अगर अपन देखें तो डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव। मतलब क्या है कि भाई कोई जो भी प्रोसेस होती है, किसी भी चीज को अलाइव रखने के लिए जो भी प्रोसेसेस हैं, वो सारी प्रोसेस काय में आएंगी, लाइफ प्रोसेस में। वो सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस होती है। जो जो प्रोसेस रिक्वायर्ड है किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने में, वो सारी प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस है। उनमें से कुछ प्रोसेस को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फिर भी एक अच्छा अपन लोग माइंडसेट बना लेंगे उन क्वेश्चंस के प्रति कि जो आपके एग्जाम में फेस करने वाले हैं आप। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं करने वाले हैं। अपन लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से जाएंगे, रिवीजन वाइज चल रहा है अभी। ठीक है, तो अपन देखें क्राइटेरिया ऑफ लाइफ। लाइफ का कुछ क्राइटेरिया होगा। अपन कैसे बोलेंगे कोई चीज अलाइव है या डेड है, तो कुछ क्राइटेरिया होगा लाइफ का। जी हाँ, क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है, कोई भी चीज अलाइव है तो वो ग्रो करेगी। कोई भी चीज अलाइव है तो ग्रो करेगी, वो रिप्रोड्यूस करेगी। ठीक है, वो रिएक्ट करेगी, किसी स्टिमुली के प्रति रिएक्ट करेगी। ठीक है, स्टिमुली क्या होता है, स्टिमुली मतलब कोई भी चीज जो रिएक्ट करवाए अपने को, कोई भी चीज जो रिएक्ट करवाए। फॉर एग्जांपल लाइट है, लाइट एक स्टिमुली होती है। लाइट, अपन रात में जगते हैं, लाइट जल जाती है तो क्या होता है, अपनी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो क्या हुआ, लाइट इज अ स्टिमुली टू अस। ठीक है, आंखों के लिए वो स्टिमुली है। इसी तरह से हीट भी स्टिमुली होता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे और मूवमेंट, उनके बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होगा। जैसे अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है ना, वैसे ही बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करते हैं। अब आप बोलोगे कि प्लांट्स तो मूव करते नहीं है। बेटा, प्लांट्स मूव करते हैं। प्लांट्स मूव कैसे करते हैं, उनकी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है कि नहीं होता। आप बोलोगे नहीं होता, होता है। उनकी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट होता है। टेंडल्स, आपने देखा होगा, बेल बेल कैसे होती है, धीरे 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 लपेट लेती है अपनी जगह, तो उसकी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बस वो लोकोमोशन नहीं करता, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल नहीं करता। बस एक क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अलाइव नहीं है। नहीं, गलत बात है। वो अलाइव है, वो अलाइव है, वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ग्रो करता है वो। ठीक है, बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट भी कर लेता है वो। ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है वो, सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, और अब अपन पढ़ते हैं आगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। लाइफ का क्राइटेरिया देख लिया कि भाई कोई चीज अलाइव है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन में क्या है, बाय डेफिनेशन अगर अपन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड, यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। क्या मतलब निकला, अंग्रेजी डेफिनेशन है, क्या मतलब निकला। अब इसका मतलब समझते हैं थोड़ा। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिससे अपन एक्सटर्नल एजेंसी से अपन कोई एनर्जी को इनटेक करें। कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, प्लांट से हो, एनिमल से हो, बाहर से आना चाहिए। जो भी फूड इनटेक होगा वो जिसकी यूटिलाइजेशन से अपन क्या बनाए, जिसकी यूटिलाइजेशन से हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। और उस एनर्जी का यूज कहाँ करेंगे, ग्रोथ में। जिसकी यूटिलाइजेशन से हमें क्या मिलेगा, गेट एनर्जी, एंड उस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ग्रोथ में, रिपेयर में। रिपेयर, अपनी बॉडी रिपेयर करनी पड़ती है ना। देखो, अपन लोग बहुत ज्यादा रात में जब अपन सोते हैं ना, तो अपनी बॉडी का रिपेयर वर्क बहुत तेजी से काम करता है। तो वो रिपेयर कैसे होता है, ये एनर्जी अपनी रिक्वायर्ड होती है, अपनी एनर्जी लगेगी रिपेयर करने में भी। ठीक है, और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी चलता रहता है। चोट लगती है तो ठीक होते रहता है ना, तो चोट लगी है, मेंटेनेंस हो रहा है, मतलब कि जो भी अपन फूड खा रहे हैं, उसी फूड से जो एनर्जी बनी है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल होकर ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज।
और जो भी एनर्जी अपन ने यूज कर ली उसके बाद कुछ मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल बचेगा ना, जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, टेक्स इन फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर व्हाट? फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर, फॉर मेंटेनेंस। इन किसी भी काम के लिए जो भी अपना शरीर करता है वो सारी प्रोसेस के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो सारी एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हम कुछ न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करते हैं अपने बॉडी में। न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आपने सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उतना डेप्थ में अपने को नहीं जानना है। इस चैप्टर के हिसाब से अपने को न्यूट्रिएंट्स पता है तो बहुत बड़ी बात है। अपन लोग को न्यूट्रिशन पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, वो समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन कितने तरह के होते हैं। तो न्यूट्रिशन को 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमें पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझेंगे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाद थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है उसको पहले समझते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स आर दोस ऑर्गेनिज्म हु मेक देयर ओन फूड। मतलब जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव जंतु अपना खाना खुद बना लेते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। जो जीव अपना खाना खुद बना लेते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल यहाँ लिखे हुए हैं, प्लांट्स है, एल्गी है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरियल लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो प्लांट है, एल्गी है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, ये सब क्या है? अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये काय में आते हैं? ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ही होता है, लिख देता हूं मैं यहाँ, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ठीक है। ट्रॉफ्स मतलब क्या होता है? नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट, अपने आप को खुद नरिश कर सकते हैं वो, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। जो अपने आप को खुद नरिश कर सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अपने आप को नरिश करने वाले वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल है, आपको याद रखना है, प्लांट, प्लांट में भी कौन सा प्लांट? ग्रीन प्लांट, ठीक है। ग्रीन प्लांट, एल्गी, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये कुछ स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या स्पेसिफिकली याद कर लें, ठीक है। और ये खाना किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? खाना जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या चीज रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस होने के लिए? क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहली चीज है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं, पर ऐसे ही नहीं, कुछ स्पेशल कंडीशन होनी चाहिए। स्पेशल कंडीशन क्या है? सनलाइट, ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जब सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में कौन मिल जाए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो क्या हो जाता है? सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है। अभी अपन देखेंगे इसकी इक्वेशन कैसे ये होता है, बट आपको बस अभी अभी ये समझ लो कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो है, मतलब सनलाइट, लाइट, फोटो एनर्जी, लाइट क्या होता है? फोटोन एनर्जी, फोटोन्स होते हैं लाइट में। तो लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है, सनलाइट जो आएगी वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन और वाटर मिक्स होते हैं किसके प्रेजेंट में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में, उसको कहते हैं अपन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इतनी बात समझ आई। फोटोसिंथेसिस का मतलब है फोटो मींस होता है लाइट, फोटो मींस लाइट,
फोटो मीन्स है लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस मीन होता है टू कंबाइन, ठीक है, टू कंबाइन मतलब लाइट कंबाइन करके, दो चीजों को कंबाइन करके क्या बनाती है, ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया जाता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से अपन ने ऑक्सीजन लिया, एंड वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से वाटर ले लेते हैं। सनलाइट कहां से, सनलाइट तो सन से आएगी ना, सनलाइट कहां से आएगी, सन से आएगी। क्लोरोफिल मौजूद होता है कहां पे, ग्रीन लीव्स में, ग्रीन लीव्स, लीव्स, ग्रीन लीव्स में, और काय में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में एंड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी निकलता है, बट इस इक्वेशन में ये बैलेंस्ड है, इस इक्वेशन में वाटर नहीं प्रेसिपिटेट होगा, इसमें नहीं ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इस प्रोसेस में ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट का यूटिलाइजेशन करके अपन क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को एंड हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन मींस वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अपन लोग जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के ये बना देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता होगा फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, समझ पा रहे हैं क्या क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस जो है, ऐसी क्या चीजें हैं जिनको बदला जाए तो फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा, सोचिए। देखिए मैं बताता हूं, यदि अपन सनलाइट कम कर दें तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, बेसिक सी बात है, सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कहां से होगा, मतलब कि रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता होगा, तो सनलाइट नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो चीज यहाँ मौजूद है उन्हीं चीजों का इफेक्ट, वही चीज इफेक्ट कर सकती है फोटोसिंथेसिस को, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से तो ग्लूकोज बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा होगा तो हमारी फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो जाएगा और अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, ठीक है। सनलाइट अच्छी होगी तो अच्छे से हो पाएगी। टेम्परेचर एक और फैक्टर है, उसको कहते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर एक फैक्टर है, टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, फैक्टर्स लिख लेते हैं, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सनलाइट है, सनलाइट है, और एक वाटर भी तो है, बिना वाटर के हो सकता है फोटोसिंथेसिस, नहीं हो सकता, बिना वाटर के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के नहीं हो सकता, बिना सनलाइट के नहीं हो सकता। और एक चीज जो जुड़ी है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी होना चाहिए से, ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, कम टेम्परेचर नहीं होगा, एडिक्वेट टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, जिस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस हो सके, ठीक है। ये बात समझ पाए आप लोग, फोटोसिंथेसिस क्लियर हुआ आपको, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोस मींस लाइट होता है, सिंथेसिस मीन टू कंबाइन होता है, और लाइट की हेल्प से अपन कंबाइन करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन को, मैं बार बार हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, वाटर को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस, एक ही टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, अच्छे से नहीं होगा, होगा बट अच्छे से नहीं होगा, कम होगा, ज्यादा कम हो जाएगा तो भी नहीं हो पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिक्वायर्ड है ना फोटोसिंथेसिस में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो कैसे होगा फोटोसिंथेसिस। और अगर पानी नहीं है, वाटर, वाटर के बिना तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वाटर नहीं है नहीं होगा, ग्लूकोज चाहिए तो हमें ये सारी चीजों को सही ऑप्टिमम मिलाना पड़ेगा, तभी तो हम कहते हैं अर्थ में ही क्यों होता है, अर्थ में ही क्यों प्लांट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहीं और नहीं है,
क्या सनलाइट कहीं और नहीं है? और मान लेते हैं वाटर नहीं होगा, मार्स में तो पा लिया है, मिल गया है, मून में भी थोड़ा बहुत ढूंढ लिया है, तो अगर वाटर मिल गया है अपने को, टेम्परेचर टेम्परेचर तो इफेक्ट करेगा, ये तीनों चीज आप ला लोगे कहीं, बट टेम्परेचर कैसे कम करोगे? ठीक, तो टेम्परेचर जो है अर्थ एकदम अप्रोप्रिएट पॉइंट पे है, इतने डिस्टेंस पे है जहां पे टेम्परेचर जो है अपने इधर का बिल्कुल मॉडरेट रहता है, जिसके कारण यहाँ पे इतने सारे जीव जंतु जी पा रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो दोस्तों फोटोसिंथेसिस हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि क्या स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में क्या चीज पहले होती है, क्या चीज बाद में होती है, अपन समझते हैं क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी थ्रू क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जितनी भी लीव्स होती हैं वो सारी ग्रीन कलर की क्यों दिखती हैं? क्योंकि उनमें मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट है जो किस काम में हेल्प करता है? हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है कौन? क्लोरोफिल। याद रहेगा? बिल्कुल, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप जो हमारा है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है, वाटर का डिसोसिएशन, टुकड़े होंगे वाटर के, वाटर को टुकड़े करेंगे, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तो ये डिसोसिएशन करने के लिए जो है हमारी लाइट एनर्जी हेल्प करती है। लाइट एनर्जी जो हमारी हेल्प करेगी किस काम में? डिसोसिएशन करने में। ठीक है, यही लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराएगी और स्प्लिटिंग कर देगी ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, वाटर में क्या होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, सेपरेट होंगे। एंड थर्ड स्टेप क्या होगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। मतलब क्या होगा? रिडक्शन क्या होता है बच्चों? आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिडक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड में से ऑक्साइड सेपरेट कर रहे हैं ना अपन, ऑक्साइड सेपरेट कर रहे हैं, कार्बन से ऑक्साइड, डाइऑक्साइड ऑक्साइड सेपरेट कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन सेपरेट कर रहे हैं। इसका मतलब उसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो पहली स्टेप क्या है? एब्सॉर्ब करना लाइट को। दूसरी स्टेप क्या है? उस लाइट की एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। कैसे करें? डिसोसिएशन करके, किसका? वाटर मॉलिक्यूल का इनटू व्हाट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड फिर रिडक्शन करना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट ही तो ग्लूकोज है, अल्टीमेटली क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट ही ग्लूकोज है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी गिविंग फूड। जब भी हम दौड़ लगा के आते हैं तो क्या होता है? दूध, अपन लोग गर्मी के टाइम पे जब भी धूप से घूम के आते हैं तो मम्मी हमें क्या पिलाती है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है। ग्लूकोज पियेंगे तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट रोटी खाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ग्लूकोज घोल के पी लो, जल्दी हो जाती है एनर्जी। ठीक है, तो आप देखते हैं कि लीफ के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है अंदर? ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण क्या होता है कि सन की लाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्या हो रहा है अंदर, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है उसके अंदर। तो ये मैंने लीफ ली है, आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा यहाँ और वहाँ साइन है, आई एम सॉरी इसके लिए। आई थिंक दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा है सेक्शन, कटिंग सेक्शन है। ये एक मैंने लीफ बनाई हुई है, इस लीफ को काटा है, उसका कट सेक्शन ये है, और इस पॉइंट को मैंने जूम करके यहाँ पे ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये बनाया हुआ है। अब क्या है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। तो लीफ में एक अपर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होती है, और बीच में पेरेन्काइमा मेसोफिल टिश्यूज होते हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, बीच में सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ऊपर एक एपिडर्मल लेयर होती है, नीचे भी एपिडर्मल लेयर होती है। ऊपर वाली को अपर एपिडर्मल बोलते हैं, नीचे वाली को लोअर एपिडर्मल बोलते हैं। ठीक है, और सबसे ऊपर जो होता है क्यूटिकल लेयर होती है। क्यूटिकल लेयर थोड़ी वैक्सी होती है, वैक्सी टाइप होती है, मतलब कि मोम की तरह परत होती है उसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर पानी पड़ता है तो पानी बह जाता है ना, जैसे जैसे कि आपने देखा होगा किसी पत्ते पे पानी पड़ता है तो पानी बह जाता है। इसका मतलब वो वैक्स के कारण, वैक्सी टाइप की होती है, थोड़ी चिकनी होती है। तो क्यूटिकल लेयर थोड़ी चिकनी होती है। और नीचे जो है ज्यादातर स्टोमेटा जो होते हैं लीफ के नीचे तरफ होते हैं, लीफ के नीचे तरफ ज्यादातर स्टोमेटा होते हैं। ऐसा क्यों? स्टोमेटा ऊपर होंगे तो क्या दिक्कत है?
ऊपर होंगे तो धूल मिट्टी आके बैठेगी उसके ऊपर और स्टोमेटल पोर बंद हो जाएंगे, इसलिए लीफ के नीचे तरफ होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और लीफ के ऊपर पानी क्यों नहीं रुकता, क्यों है वैक्सी लेयर, सोच रहे हो आप? वैक्सी लेयर इसलिए अगर पानी रुकेगा तो लीफ क्या होगा, लीफ अपने आप सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पानी ना रुके, पानी रुकेगा तो खराब होगा लीफ, इसलिए पानी ना रुके, इसलिए वो वैक्सी है, इजीली स्लिप डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये मैंने सेल्स बनाए हुए, ये एपिडर्मल सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसी बीच में पेरेन्काइमा सेल है, ये सब मेसोफिल टिश्यूज है बीच में, और ये नीचे है लोअर एपिडर्मल लेयर, ठीक है। और ये मेरे स्टोमेटा है, छोटे छोटे दो मेरे बनाए हैं, दो इनफ है समझने के लिए, ठीक है। और ये सेल है तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, तो ये बीच बीच में मैंने न्यूक्लियस बना दिया है, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं बनाए, बट एक बनाया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट ही एक ऐसा जादूगर है जिसने सनलाइट एनर्जी को क्या कर दिया, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। सनलाइट एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला कौन है, ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही मौजूद होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है केमिकल जो प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, उसमें से एक चीज क्लोरोप्लास्ट भी है। और एक और चीज है सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ अपने प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है। और स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं, गैसेस रिक्वायर्ड है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, दो गैस, एक गैस रिक्वायर्ड है, कौन सी है, CO2। CO2 रिक्वायर्ड है, और O2 क्या है, O2 इज अ बाय प्रोडक्ट, O2 इज अ बाय प्रोडक्ट, O2 इज अ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या, O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है, वो कहां से लेगा, स्टोमेटा से, ठीक है। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा और O2 क्या है, बाय प्रोडक्ट बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है। और कुछ समझना है, और कुछ समझना है, बस आई थिंक इतना ही है। लीफ में इतना ज्यादा भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स आने वाले हैं आप लोग के, जितना मैंने बताया है इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें तो आपको मालूम ही होना चाहिए, ठीक है। लीफ में क्या होता है, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, और चीजें पढ़ेंगे क्या क्या होता है, अपर एपिडर्मल लेयर है, क्लोरोप्लास्ट में और क्या होता है, कैसे रिएक्शन होती है, पूरी रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, रिएक्शन पूरी लिखवा दी है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट क्लोरोफिल में, ठीक है। तो वो तो इजी है, वो आपको रटा होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। ये बाय प्रोडक्ट हो गया। चलिए फिर और देखते हैं कुछ स्टोमेटा इस तरह का दिखता है। स्टोमेटा का ये ओपनिंग पोर है, इसको कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये पूरा स्टोमेटा का डायग्राम है। ये लीव्स के सेल हैं, ये एपिडर्मल सेल है जो मैंने उसमें दिखाए थे पिछले डायग्राम में। और ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसके गार्ड सेल में भी रहता है, इनको गार्ड सेल कहते हैं, इनको गार्ड सेल कहते हैं। दीस आर दी टू गार्ड सेल, गार्ड सेल, ठीक है। ये गार्ड करते हैं, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय दी गार्ड सेल। गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है स्टोमेटा का मेन फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का आदान प्रदान। एक प्लांट में एक ओपनिंग पोर कहाँ है, एक यही तो है। प्लांट के अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, एक यही है, स्टोमेटा ही है। तो स्टोमेटा से ही गैस का आदान प्रदान होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो ले लेते हैं। प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है तो उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से ले लेता है। उसके बाद कुछ ट्रांसपिरेशन बाय प्रोडक्ट बचता है, वाटर भी बचता है, उस वाटर को रिमूव आउट करने के लिए भी स्टोमेटा का ही काम लिया जाता है, ठीक है। बट स्टोमेटा एक चीज ध्यान देने की है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है, रात में नहीं होता। तो रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इस कारण से रात में स्टोमेटा जो होता है बंद हो जाता है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बचा नहीं है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना नहीं है अब कुछ, ठीक है। तो इसलिए स्टोमेटा पोर जो है बंद हो जाता है रात में, याद रखना ये वाली बात को, स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। इसका मतलब ये जो गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल अपने बॉडी के अंदर से
वाटर को रिमूव आउट कर देते हैं, रिमूव कर देंगे, वाटर इन गार्ड सेल से रिमूव होके बाकी के सेल में चले जाएगा, बाकी के सेल में ऐसे मूव कर जाएगा, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे तो ये कोलैप्स कर जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही इनमें से वाटर वापस डिफ्यूज हो जाएगा इनमें, देखो सारा काम इनमें डिफ्यूजन हो रहा है, सारा काम वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, इधर उधर ऑस्मोसिस हो रहा है, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इधर से उधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम प्लांट्स में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और कोई इधर फंडा नहीं है। तो इसमें से पानी इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप रहती है, उनके सेल मेम्ब्रेन जो होती है उनमें से वाटर मूव कर सकता है इधर उधर। तो यहाँ से वाटर इस तरफ चला गया, यहाँ से वाटर इस तरफ चला गया, तो इसमें वाटर की कमी आएगी तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। और जैसे ही दिन होगी, लाइट इस पे पड़ेगी, तो वाटर यहाँ से मूव होके इसमें आ जाएगा, और इसमें आएगा तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेच अप हो जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा, एक स्टोमेटल पोर आ जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट एंट्री आपको मिल जाती है लीफ के अंदर पहुंचने की। लीफ मैंने आपको बनाई थी तो आपने देखा होगा कि उसमें बीच में जो है मेसोफिल टिश्यूज थे, मेसोफिल टिश्यूज में बहुत सारा स्पेस था, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर स्पेस। सेल के बीच में जो स्पेस है ना, वो सब इंटरसेलुलर स्पेस है, सेलों के बीच में जो स्पेस है। तो ये जो अपना स्टोमेटा है, वो उन सेलों के बीच में जो स्पेस थी उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है मूव करा करा के सारे सेल में पहुंचा देगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। स्टोमेटा का फंक्शन क्लियर हुआ। स्टोमेटल पोर जो है, यहाँ से एंट्री मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड को, स्टोमेटल पोर से ही क्या होता है, CO2 एंटर होगा, O2 बाहर आएगा, H2O बाहर जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज बाहर जाती है और ये अंदर आता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, स्टोमेटा पूरा क्लियर है। अब अपन लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतना ही है आपके सिलेबस में। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ नहीं पढ़ना था आपको, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं वही समझना था आपको, ठीक है। आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायर्ड है, किस किस तरह से इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस, और क्या स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस में, और लीफ का स्ट्रक्चर क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मूव करता है अंदर की ओर, स्टोमेटा के थ्रू करता है, मैंने स्टोमेटा का डायग्राम आपको समझा दिया। आशा कर रहा हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। अब अपन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसा हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। बट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एकदम ऑपोजिट है, ठीक है, एकदम ऑपोजिट है। मतलब कि दोस ऑर्गेनिज्म हु डू नॉट मेक देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉप्स। मतलब कि ये हुआ कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, तो कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे भाई, लाना अल्टीमेटली खाना कहां से, प्लांट से ही लाना है। बट फिर भी हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड लास्ट वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन तीनों को भी समझते हैं, ठीक है। आई थिंक हेटरोट्रॉपिक समझ आया आप लोग को। हेटरोट्रॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बनाना, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना। दूसरों के ऊपर जो भी निर्भर रहता है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाता है, ठीक है, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सबसे पहले सेप्रोफिटिक समझते हैं। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि अपन किसी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर अगर सरवाइव कर रहे हैं, अपन मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर सरवाइव कर रहा है अगर, तो वो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स, दे आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट। उनको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट बोलेंगे। दिस इज अ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मगर जो इस न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसको कहते हैं सेप्रोफाइट, ठीक है, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। दे ऑल कम्स अंडर द हेटरोट्रॉप्स, बट हेटरोट्रॉप्स में भी अलग अलग कैटेगरी है। उन कैटेगरी में एक सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है। उस सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे ही जीवित रहते हैं। पहला एग्जांपल है बैक्टीरिया, लास्ट एंड वन इज फंगस। फंगी बोलो, फंजाई बोलो, जो आप बोलना चाहो बोल लो। और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब बॉम्बार्डिंग मत करना कमेंट में, ठीक, और माफ कर देना मेरे को,
अगर गलत है तो फंजाई, मैंने फंजाई भी सुना है, फंगस भी सुना है, फंगी भी सुना है, तो आपको जो अच्छा लगे। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका मतलब ये है कि एक ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब कि ये न्यूट्रिशन ए बी से न्यूट्रिशन लेता है, मतलब कि जो बी है, बी एक होस्ट है एंड ए इज गेस्ट। इसका मतलब ये है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है पर उसको मारता नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है बट लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है। इस केस में बी डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे बट डेड एंड डिकेइंग पे, बट इसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मतलब अतिथि की तरह आ जाता है वो, जैसे जुए होते हैं, अपने जुए होते हैं, लीच होती है, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, अतिथि की तरह आते हैं ना, पैरासाइट है, ये सब पैरासाइट है। पैरासाइट तो मूवी बनी है, आई थिंक आपने देखी होगी, उसको मिला भी प्राइज, ठीक है, तो अवार्ड वगैरह मिले हैं उसको, ऑस्कर प्राइज आई थिंक मिला है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले कहलाएंगे। अब इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्या है? एंडोपैरासिटिक, सेकंड वन इज एक्सोपैरासिटिक। एंडोपैरासिटिक में क्या होता है? एंडोपैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? एंडो मतलब समझते हैं आप, एंडोस्कोप और एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड ये सब तो सिलेबस में भी है आपके। तो एंडोस्कोप, एंडो मतलब अंदर, अंदर, एंडो मतलब इनसाइड, तो इनसाइड जो अंदर रहने वाले पैरासाइट होते हैं उनको एंडोपैरासाइट कहते हैं। जो बाहर रहते हैं एक्सोपैरासिटिक वाले जो होते हैं, जो बाहर रहते हैं मतलब शरीर के बाहर रहते हैं, मतलब शरीर पे ही रहेंगे पर बाहर रहेंगे, तो एंडोपैरासिटिक। टेप फॉर्म हो गए, राउंड फॉर्म हो गए, पेट में होते हैं ना पेट के कीड़े, तो इनको कहते हैं ये एंडोपैरासिटिक है, अंदर रहते हैं, ये अपने शरीर पे जीवित रहते हैं, अपने को मारेंगे नहीं, खून चूसते रहेंगे, ठीक है, अपने को कमजोर बनाते हैं पर मारेंगे नहीं, क्योंकि उनका जीवन अपने से ही चल रहा है। एक्सोपैरासिटिक क्या होता है? लाइस, देखो ये प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं मालूम इसका, लाइस आई थिंक यही होगा, और लीच ये मुझे मालूम है। तो लीच, लाइस और लीच, लाइस क्या होता है? जुए, जुए, और प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है कभी-कभी, लीच, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आई थिंक पैरासिटिक समझ आया, सेप्रोफिटिक समझ आया, नाउ वी कम टू होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म टेक्स इन होल फूड एंड देन डाइजेस्ट इट इनटू स्मॉलर पार्टिकल विद एंजाइम्स। तो क्या है? कौन है भाई ये? कौन है ये? कहां से आए भाई? ये अपन ही है। अपन क्या करते हैं? अपन लोग होल ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, पूरा का पूरा होल फूड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेब लाए गटक से अंदर, क्या अपन ने उसको सड़ने का इंतजार किया? नहीं, सड़ा हुआ नहीं खाएंगे। क्या अपन उसके ऊपर चीर रहे हैं और सेब मरना नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं। तो अपन सेब क्या करते हैं? पूरी तरह से इनटेक कर लेते हैं, पूरी तरह से खा लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? एंजाइम्स के थ्रू उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में डाइजेस्ट करेंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, ठीक है, जो कि अपन एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो जिनको अपन डाइजेस्ट करते हैं, अपन पूरा होल फूड लेते हैं, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड एज होलोजोइक। होलोजोइक उसमें अपन ह्यूमन आ गए, एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स है सब यही करते हैं। पैरामीशियम है एंड अमीबा है, ठीक है, अमीबा है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक अमरबेल होती है, अमरबेल जो होती है, कैस्कटा कहते हैं उसको, कैस्कटा प्लांट बोलते हैं, कैस्कटा प्लांट बोलते हैं, अमरबेल है। तो अमरबेल भी एक तरह का पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है। वो बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर छा जाती है, पूरी तरह से येलो येलो कलर की होती है, और उनमें से न्यूट्रिशन लेती रहती है, और धीरे धीरे जब तक वो पेड़ खत्म ना हो जाए तब तक उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। इसी तरह से एक और जीव होता है प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा होगा, आई थिंक रिप्रोडक्शन चैप्टर में आएगा। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम अपना जो मॉस्किटो से अपने शरीर में आता है और क्या फैलाता है अपने को? मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया फैलाता है अपने को। तो प्लाज्मोडियम एक तरह का पैरासाइट है जो कि अपने शरीर में आ जाता है, ठीक है, और अपने को मलेरिया हो जाता है, तो अपना शरीर उससे लड़ने के लिए बुखार करता है।
ठीक है, उस पैरासाइट से लड़ने के लिए अपना शरीर बुखार में आ जाता है, एकदम बुखार करने लगता है। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ आया, पैरासिटिक भी समझ लिया, सैप्रोफिटिक भी समझ लिया। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को और समझते हैं। इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ज्यादा समझना है, क्योंकि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ऑर्गेनिज्म करते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, टेप फॉर्म, राउंड फॉर्म, बड़े ऑर्गेनिज्म है, बट फिर भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपने को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, जो हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। कैसे होते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले इंजेशन होगा, सबसे पहले फूड खाएगा ना आदमी, तो फूड क्या होता है? टेकिंग इन ऑफ फूड, मतलब इंजेशन क्या है? टेकिंग इन ऑफ फूड, फूड को खाना, इंजेशन, क्लियर। एंड डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। तो क्या होगा? डाइजेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म व्हिच कैन बी डाइजेस्टेड, व्हिच कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी, जो कि अब्सॉर्ब कर सके अपनी बॉडी, उतने सिंपलर फॉर्म में तोड़ लेना, किस क्या कहलाता है? डाइजेशन, डाइजेशन कहलाता है। नाउ इट्स कम टू एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन मतलब होता है कि भाई डाइजेस्ट तो कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, अब उसका यूज करके कुछ एनर्जी रिलीज करोगे ना, उसका यूटिलाइजेशन करोगे ना, उसका यूटिलाइजेशन करोगे, तो उस डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन मतलब क्या है? द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। नाउ इजेशन। इजेशन क्या होता है? इंजेशन एंड इजेशन, डोंट बी कंफ्यूज्ड। इजेशन क्या है? इजेशन मतलब होता है रिमूविंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसका रिमूवल जो होता है उसको क्या कहते हैं? अपन इजेशन कहते हैं, इजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इंजेशन। नाम नेमिंग दे देते हैं। फर्स्ट वन इज, ये सीरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इजेशन पहले नहीं हो सकता, तो सिंपल बात है ना, तो समझ रहे हो आप लोग। तो इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एसिमिलेशन, देन इजेशन। इजेशन, ठीक है, ये 4 स्टेप फॉलो करता है कौन? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब होलोजोइक तो हम भी करते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर भी ये 4 स्टेप्स फॉलो हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है? ये 4 स्टेप्स के बारे में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, व्हेन अपन लोग जब पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बीइंग, तो अपन समझेंगे ये सारी चीजों को कैसे होता है ये सब। ठीक है, डाइजेशन कैसा होता है, कौन कौन से एंजाइम्स रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये बात क्लियर हुई इतनी कि स्टेप्स इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्टेप्स क्या है? इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इजेशन कैसे न्यूट्रिशन, ह्यूमन बीइंग्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, इसके बारे में हमें समझना है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स को कैसे मिलता है, तो इसके पहले हमें समझने से पहले, ये सारी चीज समझने से पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम समझना पड़ेगा। इसके पहले अपन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख के आए हैं, उसमें जो जो स्टेप्स अपन ने बताई थी वो सारी स्टेप्स आपको याद होगी। ठीक है, वो सारी स्टेप्स आपको याद रखनी है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एक पाथ है। एलिमेंट्री कैनाल इज अ पाथ जिससे इंजेशन, इंजेशन के बाद व्हाट? इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन, देन इजेशन। ये सारा का सारा प्रोसेस इस एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। ठीक है, इंजेशन कहां से शुरू होगा? इंजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। इंजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, इंजेशन। ठीक है, माउथ से अपन खाएंगे खाना, देन ओसोफेगस, ओसो नहीं बोलते इसको, ईसो बोलते हैं। ओ इज गोइंग टू बी साइलेंट, ओ साइलेंट है हमारा। ईसोफेगस, ईसोफेगस इज अ फूड पाइप, फूड पाइप को ही कहते हैं ईसोफेगस। मैं लिख देता हूं इधर, फूड पाइप। फूड पाइप को अपन क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, एंड ईसोफेगस को होते हुए, ईसोफेगस से होते हुए कहां पहुंचेगा? स्टमक। स्टमक में फिर देन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पाथ है। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये पाथ फॉलो करता है एलिमेंट्री कैनाल।